Hello everyone, I welcome you all to yet another video of Anthropology for UPSC। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इज़ इवोल्यूशन ऑनगोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में जनरली। एक बार आ चुका है तो आगे भी किसी क्वेश्चन का पार्ट 1 करा सकता है। और हमने देखा था जब हम मैक्रो और माइक्रो इवोल्यूशन में डिफरेंस देख रहे थे तो भी हमने इस क्वेश्चन को डील किया था शॉर्टकट में। यहाँ पे हम उसका एक प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इज इवोल्यूशन स्टिल गोइंग में भी आप इंट्रो में दे सकते हैं इवोल्यूशन को। व्हाट इज़ इवोल्यूशन हमने लास्ट कई लेक्चर्स में देखा है। चेंज इन प्रोग्रेसिव डायरेक्शन, चेंज विथ मॉडिफिकेशन। ये आप अगर नोटिस करेंगे तो ये अपाला मैम के नोट्स में सब पूरे चैप्टर में इवोल्यूशन 1.4 में अभी जो हम लोग बी पोर्शन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए सब का इंट्रो मैम ने यही दिया है। तो आपको मे बी रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन ये आप साइकोलॉजिकली सोचिए तो क्या आपको 1.4 से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा तो आपको अभी रिपीटेटिव लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर को रिपीटेटिव लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ये इंट्रो दे सकते हैं इवोल्यूशन का। फिर है इन जेनेटिक सेंस इवोल्यूशन क्या होता है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ये भी पता है हम लोग को। नेक्स्ट है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हम लोग देख लिए इवोल्यूशन मैक्रो और माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वन वर्ड में कहें तो मैक्रो इवोल्यूशन से न्यू स्पीसीज़ बनते हैं, बड़ा चेंज होता है ऑर्गेनिज्म में। और माइक्रो इवोल्यूशन से स्मॉल स्केल डे टू डे चेंजेस होते हैं, या फिर ऐसे चेंजेस जिससे सब स्पीसीज़ बनते हैं। उससे न्यू स्पीसीज़ नहीं बनते हैं, सब स्पीसीज़ या रेस फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल प्रिवलेंस ऑफ HbA ब्लड ग्रुप इन मलेरिया प्रोन एरिया, जैसे कि अफ्रीका में। ठीक है, ये सिकल HB आपका होमोग्लोबिन है, इसके साथ सिकल सेल का जुड़ा हुआ है। मतलब वहाँ के लोगों का जो होमोग्लोबिन होता है वो इस नॉर्मली राउंड होता है होमोग्लोबिन सेल, वहाँ के लोगों का होमोग्लोबिन सेल कुछ ऐसा होता है, सिकल टाइप का। ठीक है, ऐसा। तो मलेरिया प्रोन एरिया ये आप लोग को आगे पढ़ना है, इसलिए अभी टेंशन नहीं लीजिए, आगे बिल्कुल मिलेगा। तो माइक्रो और माइक्रो इवोल्यूशन को भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद डिस्कशन चालू करेंगे अपने क्वेश्चन का। फ्रॉम एबव इट इज़ क्लियर दैट द ऑनगोइंग इवोल्यूशन मीन्स माइक्रो इवोल्यूशन। तो अभी माइक्रो इवोल्यूशन चल रहा है, मतलब जो हम लोग डेली अगर इवोल्यूशन की बात करें या शॉर्ट टर्म में, तो माइक्रो इवोल्यूशन हमारे अंदर चल रहा है। हमारे अंदर ये क्या सारे ऑर्गेनिज्म में चल रहा है। माइक्रो इवोल्यूशन इज़ नॉट वन प्रोसेस बट इट इज़ एग्रीगेट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। माइक्रो इवोल्यूशन मतलब 50 तरह के चेंज आ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो सब का एग्रीगेट जो है, मतलब छोटा छोटा चेंज बहुत सारा होता है, उन सब का एग्रीगेट को हम लोग कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये आपको अक्षर जैन सर की एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड में भी मिल जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये माइक्रो इवोल्यूशन सेंटर में है। ठीक है, और इस पर क्या क्या एक्ट करता है, जीन म्यूटेशन एक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्ट करता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्ट करता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है, इन ब्रीडिंग भी एक्ट करता है। तो ये इस पे एक्ट करता है, ये इस पे एक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन इस पे और इस पे एक्ट करता है। ठीक है, देखिए इन ब्रीडिंग का एरो मैम ने ऐसे बनाया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इन दोनों पे एक्ट करता है, इन दोनों से मतलब अफेक्ट होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस तेज होगा, और अगर इनब्रीडिंग होगा तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस स्लो डाउन होगा, क्योंकि ये होमोजाइगोट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल जो नए जितने नए इंडिविजुअल्स आएंगे उनमें डिफरेंसेस बहुत कम होंगे, जबकि हाइब्रिडाइजेशन एक हेट्रोजाइगस जनरली हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग। तो इसके वजह से आपको जो न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, जहाँ भी चेंज होगा म्यूटेशन होगा वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होगा। इसलिए ये एरो उल्टा बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके एरो नहीं बनाया हुआ है, ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है, इट कैन बी वेरीफाइड एट 2 लेवल्स। ये हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो का जब डिफरेंस देख रहे थे वहाँ भी देखे थे, यहाँ भी देख लेते हैं। एट थियोरेटिकल लेवल हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट करता है कि देयर कैन बी नो इवोल्यूशन इफ़ देयर इज़ नो मीनिंगफुल म्यूटेशन।
नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब जो है अगर नहीं एक्ट करेगा तो थियोरेटिकली कोई इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल लेज डाउन द कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन. तो इसको आप कान को उल्टा पकड़ेंगे अगर, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये सब नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी ये सब अगर कोई भी इसमें से एक हो गया तो इवोल्यूशन हो जाएगा. तो यहाँ सब समझ रहे हैं. इवन इफ देयर इज नो म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ईदर वन विल बी एक्टिंग अलॉन्ग विथ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो वही बात हो रहा है कि अगर कोई म्यूटेशन ना भी हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना भी हो, इन ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनमें से कोई एक, इन ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन में से कोई एक हमेशा नेचुरल सिलेक्शन के साथ एक्ट करते रहता है. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इन ब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगस प्रोड्यूस होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस होते हैं. तो नेचुरल सिलेक्शन उसी के अकॉर्डिंग उस पर एक्ट करता है. जितने हेट्रोजाइगस आएंगे उतना ही बेटर इवोल्यूशन होगा, जितने होमोजाइगस आएंगे इवोल्यूशन का रेट स्लो हो जाएगा. ठीक है, दस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इनब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन अलॉन्ग विद नेचुरल सिलेक्शन विल ऑलवेज बी फंक्शनल एंड देयरफॉर इवोल्यूशन कैन नेवर स्टॉप. ठीक है, म्यूटेशन ना भी हो तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो इनब्रीडिंग होगा. मतलब या तो इनब्रीडिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि अपने ही रिलेटिव में शादी कर रहा है, समझते हैं ना, क्लोज रिलेटिव से शादी करना, जैसे कज़िन से शादी करना. ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन में तो इसको टबू मानते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसा कोई टबू नहीं होता जनरली. तो इन ब्रीडिंग हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, और हम लोग ह्यूमन तो करते ही है बहुत सारे सोसाइटी में. जैसे आपको पता होगा अफ्रीका में कई सारे सोसाइटी है, हमारे इंडिया में मुस्लिम्स हैं जो कि कज़न से शादी करते हैं. इंडिया, पाकिस्तान, आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ देखेंगे तो वहाँ कज़िन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो ये इन ब्रीडिंग है. इससे या तो इन ब्रीडिंग काम हमेशा करते हैं या तो हाइब्रिडाइजेशन करता है, दोनों में से कोई एक ज़रूर करता है, और इवोल्यूशन होता ही रहता है. प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, इसको आप लोग एक सेपरेट सब हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे. ठीक है, इन लास्ट 6-7 डिकेड हुआ क्या है कि शार्प इंक्रीज इन रेडिएशन. अब ये रेडिएशन बहुत तरह से है, जैसे मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलता है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उससे निकलता है. ठीक है, बहुत तरह का रेडिएशन हम लोग फेस कर रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यूक्लियर एक्टिविटी. लीजिए, न्यूक्लियर एक्टिविटी तो हो ही रहा है, हर देश में न्यूक्लियर प्लांट लग रहा है. स्पेसिफिकली इससे परेशान है जापान के लोग. जापान में छोटा सा कंट्री है, ढेर सारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, कहीं कहीं कुछ हो जाता है तो उन लोग को पूरा फैल जाता है रेडिएशन. तो इससे क्या होता है, इससे इट लीड्स टू इंक्रीज इन रेट ऑफ म्यूटेशन. रेडिएशन इज़ द मेन कॉज ऑफ म्यूटेशन. मेन कॉज नहीं है, मतलब वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ म्यूटेशन. मेन कॉज म्यूटेशन का है बस, मतलब अपने आप हो जाता है म्यूटेशन. दैट इज़ मिस्टेक, यू नो, मिस्टेक वाइल कॉपिंग ऑफ क्रोमोजोम्स. मिस्टेक से हो जाता है म्यूटेशन. ठीक है, लेकिन रेडिएशन भी एक कारण है उसका. तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेडिएशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ म्यूटेशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है कि लास्ट फ्यू डिकेड्स में इंक्रीज़ हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का, अर्बनाइजेशन का. इससे क्या हुआ है, इनब्रीडिंग घटा है. मतलब लोग अब अपने, पहले क्या था कि बगल बगल के गांव से शादी होता था, एटलीस्ट हमारे हिंदू सोसाइटी में. तो बगल के गांव वाले लोग भी कहीं बहुत पहले अगर देखा जाए तो एक ही गांव होगा वो, फिर पॉपुलेशन बढ़ा तो 2 गांव हो गया, ऐसे 3 गांव हो गया, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे. लेकिन अब इतना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ गया कि अब दूसरे ज़िला में शादी होता है लोगों का, दूसरे स्टेट में हो जाता है, इवन दूसरे कंट्री में हो रहा है. तो ऑफकोर्स वहाँ पे तो बहुत रेयर चांस है कि हम लोग नियर बाई जनरेशन में रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो इन ब्रीडिंग उससे घटा है. अर्बनाइजेशन भी हुआ है, लोगों में एजुकेशन भी आई है. यहाँ पे सिर्फ लोगों की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम लोग. तो अदर ऑर्गेनिजम्स में तो ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है कि इनब्रीडिंग घटा, लेकिन ह्यूमंस में स्पेसिफिकली इनब्रीडिंग घटा है. तो इनब्रीडिंग घटने से क्या हुआ आगे देखते हैं हम लोग. जीन म्यूटेशन इज़ द ओनली फैक्टर दैट कॉजेज न्यू म्यूटेशन इन मैन.
सॉरी, इन ब्रीडिंग हैज़ डिक्लाइन, यहाँ पे हमने छोड़ दिए, अलॉन्ग विथ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाइल हाइब्रिडाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, इन ब्रीडिंग घटा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन इससे क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन जबकि बढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि वो इन ब्रीडिंग का अपोजिट होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने से हमारा रेट ऑफ म्यूटेशन, सॉरी रेट ऑफ इवोल्यूशन बढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट पैरा देखते हैं। जीन म्यूटेशन इज़ द ओनली फैक्टर दैट कॉजेज न्यू म्यूटेशन इन मैन। न्यू म्यूटेशन जीन म्यूटेशन से होता है, और कोई तरीका है नहीं म्यूटेशन प्रोड्यूस करने का। नेचुरल सिलेक्शन इज़ ओमनीपोटेंट, नेचुरल सिलेक्शन हर समय काम करेगा। आप एक तरह से लॉ है, एक नेचुरल सिलेक्शन लॉ है, जैसे फिजिक्स का लॉ है ना ग्रेविटी का, कि वो ऊपर से नीचे गिरेगा ही सामान, वैसे ही लॉ है कि अगर कोई बेटर अडेप्टेड स्पीसीज आ गया तो वो ही ज़्यादा बेटर सर्वाइव करेगा पुराने वाले से। ठीक है, हेंस इवोल्यूशन इज़ गोइंग ऑन एट ए फास्टर रेट। तो हमने लास्ट बार जब इसका डिस्कशन किया था वहाँ पे भी देखा था कि अक्षय जान सर ने भी यही कंक्लूड किया था कि इवोल्यूशन ना ही सिर्फ हो रहा है बल्कि एट ए फास्टर रेट देन बिफोर हो रहा है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड मोलर टीथ। एक्चुअली में देखिए यह आंसर जो लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि मतलब ह्यूमन में इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये बिल्कुल ह्यूमन को देख के आंसर बनाया गया, ह्यूमन के सर्वाइवल को देख के, इसलिए इसमें अदर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल आपको नहीं मिल रहा है। तो ह्यूमन का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का थर्ड मोलर टीथ जो है अब नहीं आता है, जिसको हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टूथ, एक दांत है तो टूथ, दो है तो टीथ। तो विजडम टूथ जो है वो नहीं आता है अब, या बहुत लेट से आता है, मे बी 25 ईयर्स के बाद आता है। पहले 18, 17 इस तरह में आ जाता था। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अप टू 1960 देखिए द थर्ड मोलर यूज टू इरप्ट इन लेट टीन्स, मतलब 18 ईयर्स 19 ईयर्स में आ जाता था मैक्सिमम। बट विथ ऑनगोइंग इवोल्यूशन द जॉ साइज इज डिक्रीजिंग एंड थर्ड मोलर नाउ इरप्ट्स इवन बाई 40 ईयर्स ऑफ एज। लीजिए 30s में भी नहीं, हम लोग 40s में आ गए। द फैक्ट दैट द नेक्स्ट जनरेशन माइट इवेंचुअली लूज द टूथ दैट हैड बीन surviving since 30 million years, so how fast evolution is ongoing। और हम लोग अब पॉसिबिलिटी है कि अब 40s में अभी आ रहा है, कुछ लोगों को 40s में भी ना आए ही ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो जॉ साइज़ भी छोटा हुआ है। आप इसको भी देंगे एग्जाम्पल में कि हम लोग का इवोल्यूशन जो हो रहा है उसमें जॉ साइज़ हम लोग का छोटा हो रहा है। फिर आप 40 ईयर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, और इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ फास्ट द इवोल्यूशन इज़ ऑनगोइंग। ठीक है, ये कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।